नमस्कार, सबका हिसाब होगा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से छटपटा रहे हैं। पूरी दुनिया का इंटरनेशनल प्रेशर ट्रंप के सिर पर है, क्योंकि हॉर्मुज बंद होने का मतलब है वैश्विक अर्थव्यवस्था की तबाही। लेकिन ईरान अपनी शर्तों से टस से मस होने को तैयार नहीं है। ट्रंप सोशल मीडिया पर भले ही बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान के खौफ के आगे असर इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में साफ देखा जा सकता है। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो ट्रंप ने ओमान के रास्ते ईरान से डील करने की एक सीक्रेट चाल चली है। ट्रंप को लगा कि ओमान के जरिए वो ईरान को मना लेंगे और हॉर्मुज में अमेरिकी जहाजों की एंट्री सेफ हो जाएगी। लेकिन ईरान ने ऐसा तगड़ा झटका दिया जिसने सीधे अमेरिका की सियासत और ट्रंप की कुर्सी को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने साफ कह दिया है कि उसकी संप्रभुता और शर्तों के आगे अमेरिका की कोई भी कूटनीति काम नहीं करेगी। और क्या पूरी खबर है, आइए आपको बताते हैं विस्तार से पूरी टाइमिंग और पूरी क्रोनोलॉजी, कहां से ये शुरू होता है सिलसिला। सबसे पहले आपको बताते हैं ईरान का यहां दमखम कैसे नजर आ रहा है और ट्रंप का ओमान प्लान अब कैसे बड़े सवालों के इर्द गिर्द नजर आ रहा है। दरअसल ईरान का ओमान के साथ हॉर्मुज प्लान लगभग फेल हो चुका है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से वसूली ईरान चाहता है और इसी पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। जहाजों की कार्गो की कीमत पर 5 से 7% वसूलना चाहता है ईरान। ओमान जहाजों की कार्गो की कीमत का 3% वसूलना चाहता है और यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ज्यादा टेंशंस भरा एक ऐसा पाथवे बन गया है जिसके जरिए अमेरिका की साख क्वेश्चन हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका कोई शुल्क नहीं चाहता। हॉर्मुज बिल पर ईरान की एक संसदीय समिति की समीक्षा, यूएस इजराइल और दुश्मनों के जहाज पर बैन लगाने का प्रस्ताव भी इस बीच सामने आया है। प्रस्तावित बैन का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव भी इस बीच सबसे अहम हो जाता है। वही कार्गो के मूल्य का 20% तक जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव है। अब ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा संकट का विषय भी बन जाती है। आज दुनिया देख रही है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति का राष्ट्रपति ईरान की सैन्य ताकत के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो गया। ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि हॉर्मुज में अगर ईरान ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो अमेरिका का पूरा मिडिल ईस्ट गेम प्लान ध्वस्त हो जाएगा। अमेरिका का पिछलग्गू बनने की कोशिश करने वाले देश भी अब समझ चुके हैं कि हॉर्मुज में ईरान की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज में घुसने की हिमाकत की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ईरान के डर का असर क्या हुआ है, चलिए आपको बताते जल्दी से कि आखिर इस वक्त ईरान के डर का असर किस तरीके से नजर आ रहा है। जल्दी से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। ट्रंप ने विश्व युद्ध 2 के बाद सबसे बड़ा हमला टाल दिया। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि अमेरिका सुपर पावर जो ग्लोबल पुलिसिंग का डंडा भांजे फिरता था, अब यहां पर घुटने टेक रहा है। अमेरिका ने गन बोट्स को खामोश कर दिया है और ये सबसे ज्यादा दिलचस्प कड़ी खोलता है। ट्रंप का जवाबी हमले ना रोक पाने का डर जो कि सीज फायर के रूप में सामने आया। ईरान का साथ ही साथ अरब देशों को संदेश, विनाश के जिम्मेदार खुद ट्रंप है। अब ये बहुत दिलचस्प राजनीति शुरू हो जा रही है। जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में बयानबाजी और हकीकत का अंतर अब खुलकर सामने आने लगा है। ट्रंप हर चाल जो है उनकी फेल होती नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बुरी तरीके से बदल चुका है। अब देखना यह है कि अपनी साख बचाने के लिए ट्रंप आगे क्या कदम उठाते हैं या फिर ईरान की शर्तों के आगे पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं। आज इसी मुद्दे पर खास चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं जिसमें किस तरीके से इस वक्त हालात मिडिल ईस्ट में नजर आ रहा है। हॉर्मुज को लेकर खासकर हमने तैयार की है, दिखाई देखिए। हॉर्मुज में ईरान का दम, ट्रंप का ओमान प्लान भस्म। डोनाल्ड ट्रंप चले ओमान के रास्ते, हॉर्मुज के वास्ते।
हॉर्मूज में वसूली करेगा ईरान, रोकने में ट्रंप नाकाम। ट्रंप का पिछलग्गू ओमान, हॉर्मूज में घुसने नहीं देगा ईरान। ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा, डील के लिए ट्रंप पैरों पर गिरा। और इसी को लेकर आज का बड़ा सवाल आपके सामने जल्दी से रख देती हूँ। सवाल इसको लेकर ये पहला कि क्या ट्रंप का ओमान के रास्ते हॉर्मूज पर ईरान से डील फेल हो चुका है? क्या ये हॉर्मूज जल डमरू मध्य है सबसे बड़ी टेंशन की वजह इस वक्त अमेरिका के लिए बन गया है? क्या इसमें सियासी जो दाव पेच है इसकी वजह से अमेरिका की साख के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की पूरी राजनीति प्रभावित होगी? बातचीत करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, तारुफ करवा दूं आपका। कर्नल संजीत सिरोही सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत आपका। कर्नल एस.के. मलिक, साथ ही साथ इमरान खोकर, ईरान मामलों के जानकार, साथ ही डॉक्टर अजिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए, सभी का तहे दिल से स्वागत करूंगी। पहला सवाल संजीत सर आप ही से। डोनाल्ड ट्रंप तमाम कोशिशें करते हुए नजर आए, वार्ताओं को लेकर रुख रखा, हॉर्मूज के मसले को सुलझाने के लिए न जाने कितने प्रयास डोनाल्ड ट्रंप ने किए, बैकफुट पर आए और अब ओमान के रास्ते वाया ओमान ये जो एक नया पहलू शुरू किया डोनाल्ड ट्रंप ने, ये फेल भी होता हुआ नजर आ रहा है। अब हॉर्मूज की अगर तस्वीर देखी जाए, क्या हॉर्मूज में पूरा जो ईगो है, पूरा जो एक गुमान है डोनाल्ड ट्रंप का, वो चकनाचूर, वो भस्म हो रहा है? रितु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपने चैनल पे आमंत्रित करने के लिए। जय हिंद। देखिए, ये सबसे मेरा ख्याल अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे ह्यूमिलेटिंग जो टाइम है वो ये टाइम है। अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट आर्मी वर्ल्ड में है, 971 बिलियन डॉलर्स उनके आर्म फोर्सेस का बजट है, जो कि उनके टोटल बजट का 13 से 16% है। उसके बावजूद वो जो है 5,000 से लेके 7,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का है, उसको जो है कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब ये बड़े अमेरिका के लिए बड़ी ये जो है शर्म की बात है। और इसके बावजूद कि जो पर्शियन गल्फ की 8 कंट्रीज हैं, जॉर्डन है, इजराइल है, टोटल 10 कंट्रीज इस एरिया में है, वो सारी के सारी जो है अमेरिका के एलाइज है। उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप साहब की इतनी हिम्मत नहीं हुई, ना इतनी ताकत हुई, ना वो कर सके कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे। अब सवाल ये आता है, ईरान ने 3 बड़ी शर्तें रखी है। लड़ाई से पहले जो नंबर 1 शर्त थी वो अब पीछे चली गई है। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ईरान चाहता है कि उसका पूरा का पूरा सॉवरन कंट्रोल ईरान का रहे और इस चीज को डोनाल्ड ट्रंप साहब एक्सेप्ट करे। नंबर दूसरा, जितने उनके एसेट्स हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, उनको सबको अनफ्रीज किया जाए। उसके बाद जो है वो न्यूक्लियर डील के ऊपर बातचीत करेगा। लड़ाई से पहले न्यूक्लियर डील नंबर 1 थी, अब न्यूक्लियर डील पीछे चली गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका की साख को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। उसके बाद IRGC ने क्लियर कर दिया है कि ये जो डील हो रही है ओमान और ईरान के बीच में, इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जब खुलेगी जब अमेरिका का जो ब्लॉकेड है वो वहां से हट जाएगा। तो अगर इन सब बातों को देखा जाए तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस लड़ाई को हार गए हैं। और मेरा ख्याल दुनिया में 2 ही देश हैं जिनकी इतनी ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई है। जर्मनी की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई थी, और अब जो है ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की है। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोल पाए तो। रितु जी, साथ ही एस.के. मलिक सर, इसमें एक और बड़ा सवाल ये हो जाता है कि क्या हॉर्मूज का ये पूरा मसला इसलिए भी आगे ले जाना चाहता है ईरान ताकि ये जंग ऐसी लंबी खींचते रहे और डोनाल्ड ट्रंप इससे उबते रहे, और लगातार जैसे छटपटा रहे इस जंग से बाहर निकलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप, वो एक तस्वीर बनी रहे, क्योंकि उसी के जरिए अभी ईरान जो है दबदबा बनाकर रख रहा है अमेरिका पर। रितु जी, सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए,
ईरान इसलिए नहीं छटपटा रहा है कि वो क्या करना चाहता है, जो आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया। ईरान का मेरे हिसाब से जो छटपटाना नहीं कहूंगा, जो पावर पोजिशनिंग है वो हॉर्मुज को लेकर इसलिए है कि वो पूरे के पूरे खित्ते का एक सुपर पावर बन के उभरेगा। आज के वक्त अगर हम प्रेजेंट को देखें, प्रेजेंट में ईरान एक मजबूत पोजीशन में नजर आता है। ईरान ने जो जितने भी वहां पर अपनी शर्तें चलाई हैं, अमेरिका को एक महीना डेढ़ महीना पहले भी जो एमओयू हुआ था उसमें तकरीबन 90% वो स्क्यूड थी, फेवर में थी ईरान की। तो यही बात थी कि ईरान शायद अमेरिका ने वहां जो G7 कंट्रीज थी उनकी जल्दी में वाई वाई लूटने के चक्कर में, और मैं कहूं बड़ा विषय ये था कि हॉर्मुज खोलने की जल्दी में उसको साइन तो कर दिया था, लेकिन अमेरिका भी बहाना ढूंढ रहा था कि मैं कैसे इससे बाहर निकलूं। ये 2 दिन बाद ही बातचीत शुरू हो गई थी जब ईरान ने अटैक किया और अमेरिका ने काउंटर अटैक किया, यानी हॉर्मुज के अंदर। तो ये तभी टूट गई थी। आज जो ट्रंप साहब छटपटा रहे हैं, देखिए प्रेजेंट केस में तो हम ये शब्द ठीक लग सकता है, छटपटा रहे हैं, लेकिन मैं अगर फ्यूचर में झांकने की कोशिश करूं ऋतु, मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूं कि ईरान अमेरिका इतनी जल्दी लौट जाएगा। वो एक ह्यूमिलेटिंग फेज लेके अपने देश के अंदर जाएगा। मुझे समाऊ मेरे गले नहीं उतर रही है ये बात, क्योंकि जब मैं एनालाइज करता हूं सारी चीजों को लेके, अमेरिका देखिए ना तो अपनी बात का खरा रहता है, ना उसके लिए इन बातों का कोई महत्व है। उसके लिए मतलब है कि अपनी इकोनॉमी का डोमिनेंस को कैसे बना रहे। अगर हॉर्मुज के अंदर ईरान का कब्जा अच्छी तरह हो जाता है और ये लीगली यानी वाइडली एक्सेप्टेड हो जाता है, तो आप समझिए अमेरिका के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अमेरिका की इकोनॉमी के दिन बुरे शुरू हो जाएंगे। कारण यह है कि ये सारे के सारे कंट्री जो आज उसके छत्र छाया में और उनके साथ मित्रतावश रह रहे हैं, ये सब कंट्री अमेरिका से दूर होना शुरू हो जाएंगे। और जब कंट्री दूर होना शुरू होते हैं तो जाहिर सी बात है उनका इंक्लिनेशन आएगा ईरान की तरफ, क्योंकि ईरान की शर्तों पे हॉर्मुज चलेगा। और जब हॉर्मुज ईरान की तो शर्तों पे ओमान चलेगा के रास्ते तो कुछ इसकी होगा, क्या असर पड़ेगा? ओमान के रास्ते क्या आपको लगता है कि इसको लेकर कुछ ऐसी तस्वीर आ सकती है? पिच लगू वाला कोट एंड कोट एक टैग चलता है, वो वाला भी फॉर्मूला क्या यूज अप हो पाएगा? इमरान खोकर हमारे साथ जुड़े हुए। इमरान खोकर से इस पॉइंट पर मैं एक जवाब चाहूंगी। ओमान प्लान फेल हो रहा है क्या डोनाल्ड ट्रंप का? देखिए रितु जी, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप का हमला करने से लेके अभी तक का कौन सा प्लान पास हुआ है, मुझे जरा ये बता दीजिए। जब भी इन्होंने हमला किया उन्होंने बस ये है कि एक विश्वासघात करते हुए, ऑन द टेबल बात करते हुए एक हमला कर दिया। हमला करने के बाद एक सुप्रीम लीडर को मार दिया, ये सब कर दिया। उसके बाद की जितने मामले सामने आए उसमें 2 बार आगे रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सीज फायर करेंगे, ईरान ने कहा मंजूर है। फिर कहा कि आइए बैठिए बात करते हैं, इस्लामाबाद टॉक्स हो जाएंगी, ईरान ने कहा रेडी है। हर बात पर ईरान राजी था, क्योंकि ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ईरान कहीं पर हमला करने नहीं गया है। 12,000 किलोमीटर दूर हमला करने अमेरिका आया है, और उसके लिए आया है कि जिसको एक कहा जाता था कि ईरान इज द थ्रेट फॉर द इजराइल। तो इजराइल है कहां, जरा इनसे पूछने की कोशिश कीजिए। जिस व्यक्ति के लिए, जिस देश के लिए आप लड़ने 12,000 किलोमीटर दूर आए थे, उस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अभी कहाँ है? वो क्या ईरान से लड़ रहा है? क्या ईरान से टॉक कर रहा है? क्या ईरान से निगोशिएशन में वो शामिल है? क्या इस्लामाबाद अकॉर्ड में वो शामिल था? उसके बाद ओमान के अंदर जो बातचीत हो रही है, जो भी मामला इसमें शामिल है, नहीं है। तो कुल मिला के आप यहाँ करने क्या आए हैं? ऑल इन ऑल आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहा? कुछ भी नहीं। फिर मैं आपके बात पर आता हूं। बार बार ये कहा जा रहा है कि साहब ओमान का रास्ता, आप दुनिया का ब्लू वाटर के किंग है, दुनिया की सबसे बड़ी नेवी, ताकतवर नेवी, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी के आप किंग है। तो आइए ना प्लीज सर, हॉर्मुज खुला है, अंदर आने की कोशिश कीजिए। ये बाहर खड़े होकर के ये इस तरह ब्लॉकेट लगाने की नौटंकी क्यों कर रहे हैं? और अगर आप इतने ही बड़े सुपर पावर है, आपके पास इतनी बड़ी मिसाइल इंटरसेप्टर है, आपके पास जमाने भर के बॉम्ब्स है, तो ऑन द ग्राउंड आने की कोशिश कीजिए, आपको आपकी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। हम कई बार ऋतु जी ये बात कर चुके हैं, वर्ल्ड के अंदर जो हेजेमनी थी, एक दुनिया को डराने की दादागिरी थी कि मैं दुनिया का बॉस हूं, मैं किसी का राष्ट्रपति उठा लूंगा, मेरी मर्जी होगी, मैं किसी भी गरीब मुल्क पे हमला कर दूंगा, मेरी मर्जी होगी, मैं नहीं, पर लीबिया तबाह ईरान ने कर दूंगा। तोड़ा था ना, ईरान को भी न्यूक्लियर तौर पर मजबूत होना था। ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और एक मुद्दा ये भी है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट, 60% यूरेनियम एनरिचमेंट, अगर ये तस्वीर अमेरिका दिखा रहा है, वो भी कहीं से पॉइंट ओमिटेबल नहीं है। अजित, आपसे इफ आई एम करेक्ट?
देखिए, न्यूक्लियर जो इनरिचमेंट का मुद्दा है परमाणु प्रोग्राम का, वो तो बहुत पीछे चला गया है रितु जी। अभी मुझे लगता है अमेरिका की कुछ मजबूरी है। एक तो इलेक्शन उनके आने वाले हैं, मिड टर्म इलेक्शन 3 महीने बाद। दूसरा, जो गल्फ के देश, खाड़ी के देशों का प्रेशर है राष्ट्रपति ट्रंप पे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद चाहते हैं कि ये मामला खत्म हो, क्योंकि अमेरिका के तेल कंपनी गाढ़ी कमाई कर रहे हैं। रिपोर्ट भी आई है कि अमेरिका के जो कंपनी है दोनों 26 अरब डॉलर दोनों ने कमाया है, और उनकी कमाई बढ़ी रही है। उनकी जनता की भले, अमेरिका के जनता की भले एक तरह से कह लीजिए कि ज्यादा प्राइस पे वो खरीद रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन कमाई हो रही है। तो राष्ट्रपति ट्रंप को इलेक्शन में फंडिंग भी वही कंपनी करती है। तो मुझे नहीं लगता, आज देखिए भारत 60% से ज्यादा गैस हम अमेरिका से खरीद रहे हैं। तो ये हाल है कि अमेरिका अब तो नंबर 1 कंपनी दुनिया का बनने जा रहा है कि वहां से गैस और तेल की जो निर्यात हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो चाहेगा। दूसरी तरफ ईरान भी नहीं चाहेगा कि ये इतनी जल्दी हॉर्मुज खुले। अगर खुले तो वो अपनी शर्तों पे हो और उसका हॉर्मुज पे पूरा कंट्रोल रहे। वो कभी नहीं चाहेगा कि ओमान के साथ ये जितनी बातें हो रही है वो ठीक है, लेकिन आज भी IRGC के जो एक्सपोर्ट्स पर्सन है उनका स्टेटमेंट आया है कि ओमान से बातचीत ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट टू अमेरिका मीटिंग आवर कंडीशंस। तो अमेरिका क्या ईरान के टर्म्स एंड कंडीशंस है वो मानेगा? हॉर्मुज पे उसका एकाधिकार होने देगा? टोल एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो राष्ट्रपति ट्रंप को एक सिंबॉलिक विक्ट्री चाहिए, वो किसी ना किसी तरह से वो ले लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ भी ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि कोई इमीडिएट सॉल्यूशन दिख रहा है। नहीं, इस पर संजीत सर एक प्रश्न ये भी उठ जाता है कि फिर ऐसा क्या हो गया, क्योंकि इनिशिएट तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद किया था इस पूरी जंग को। अब शर्तों पर शर्तों थोपने का जो सिलसिला था वो भी उन्होंने किया। ओमान प्लान एक्टिव किया ताकि सीधे सीधे हॉर्मूज नामक जो पेच फंस रहा है उसे भी थोड़ा सा ठीक किया जा सके। लेकिन अब ये सारे पेच फंसते हुए नजर आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप निकल नहीं पा रहे इस भंवर से। देखिए रितु जी, जब आप बिल्कुल ठीक बोल रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए एग्जिट पॉलिसी उनको समझ में नहीं आ रही जिससे उनकी वाहवाही भी हो जाए और वो जो है इस लड़ाई से बाहर निकल जाए। और जैसे ये ईरान के जो एक्सपर्ट थे वो बोल रहे थे, वो बिल्कुल बात ठीक है। लड़ाई इजराइल के बिहाफ पे अमेरिका ने लड़ी और आज इजराइल जो है, कहीं भी इजराइल इन्वॉल्व नहीं है। तो अमेरिका तो अकेला फंस चुका है इसमें। अब उसको फायदा हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, वो बातें जो है बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की बातें हैं। लेकिन अगर आप जियो पॉलिटिकल की सिचुएशन को देखें और जियो स्ट्रेटेजी को समझे, अमेरिका इस हार को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मैं मलिक साहब की बात से पूरा सहमत हूं कि ठीक हो सकता है कि ये टेम्परेरी पॉज है। अब जो है अमेरिका के पास हो सकता है कि उनकी कुछ मजबूरियां हो जो वो अटैक जारी नहीं कर रहे हैं, पर आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा कि ईरान जो अब दिखा रहा है कि हम उसके ऊपर सॉवरन कंट्रोल रखेंगे, हम डिसाइड करेंगे कौन सा जहाज जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। अगर ओमान के रास्ते से भी जाएगा तो ओमान मॉनिटर करेगा, लेकिन हमको बताएगा और हमारी इजाजत के बाद जो है ओमान उसको वहां से बाहर निकलने देगा। तो ये जितनी शर्तें हैं ईरान की, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी विल नॉट एक्सेप्ट इट, इवन द अमेरिकन विल नॉट एक्सेप्ट इट। ये टेम्परेरी जो आप डिफीट मान लो या एक पॉज मान लो, लेकिन आने सवाल, क्योंकि ये समस्या यही नहीं खत्म हो जाएगी। आज अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का कंट्रोल होता है तो कल तो मलाका स्टेट के ऊपर इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया भी बोल देंगे कि ठीक है भाई हम भी तोड़ लेंगे। तो फिर तो दुनिया में जितनी स्टेट है जहाँ के ये रास्ते, जहाँ से होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम जो नेविगेशन होता है, जो लोग शिपिंग कंपनी उसको यूज करते हैं, फिर तो सारी की सारी जो है वो टोल लगाना शुरू कर देंगे। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ईरान को भी इस बात को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ईरान अगर ये सोच रहा है कि आज जो है मैं अमेरिका को डिक्टेट कर सकता हूं, टेम्परेरीली डिक्टेट कर देगा, लेकिन इन दी लॉन्ग रन मुझे नहीं लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और खास तौर पर जो अमेरिकन लोग हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब की ऑलरेडी जो है उनकी जो है रेटिंग डाउन हो चुकी है। और अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज इसी तरह बंद रहा और डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं खोल पाए या यहां से एग्जिट कर जाते हैं, जो कि नहीं करेंगे, मैं मलिक साहब की बात से पूरा सहमत हूं, अमेरिका यहां से नहीं निकलेगा जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वो
उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर देगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है अमेरिका ने क्रिएट की है और ये अमेरिका की निजी जिम्मेवारी बन जाती है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस स्टेट को उसी हालत में लेके आए जिस हालत में ये 28 फरवरी से ठीक है, पहले इसी थी। पर रितु जी। एक प्रतिक्रिया एस के मलिक सर, आपको क्या लगता है इस शर्तों के भंवर में पूरी लिस्ट में कॉम्प्रोमाइजल कंडीशंस के बीच ईरान ने कुछ ऐसा एक तुर्क का इक्का रखा हुआ है जिसकी वजह से अभी अमेरिका आगे कोई चाल चल ही नहीं पा रहा है? और अगर हॉर्मुज की बात करूं तो क्या वही सबसे बड़ा अगर कहा जाए वेपन है इस वक्त ईरान का? रितु जी, दो तीन पॉइंट बड़े शॉर्ट में रखना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि अमेरिका को यह कभी मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि हॉर्मुज पर अगर कंट्रोल होता है, जैसा कि मैंने कहा, जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के मायने बदल जाएंगे, अमेरिका का पतन शुरू हो जाएगा इकोनॉमिकली। दूसरी बात, अगर ईरान यहां पर अपना डोमिनेंस ले लेता है, अगला कदम होगा बाब अल मंदेब पे टोल टैक्स लगेगा, पक्का लगेगा। क्योंकि जब एक चीज होती है ना, इजी मनी, तुरंत मनी अगर मिल जाता है आपको, तो ईरान विल नॉट बॉदर अबाउट ठीक है आप मेरे एसेट्स को फ्रीज कीजिए, डिफ्रीज कीजिए, करते रहिए। अगर उसको इमीडिएटली मिलियंस ऑफ डॉलर्स डेली के मिलेंगे तो ईरान इस बात को कैसे जाने देगा? दूसरी बात यह, बाबल अल मंदेब पे अमेरिका खुद चाहता है कि यहां एस्केलेशन आए। यह मेरा इसलिए मानना है क्योंकि अमेरिका का किसी भी नेटो कंट्री ने अभी तक समर्थन नहीं किया है, और यानी यूरोपियन कंट्री जब अफेक्ट होंगे, इजिप्ट अफेक्ट होगा, रशिया इफेक्ट होगा, तो सब का सब वो प्रेशर अमेरिका अब बाबल मंद यानी स्वेज कैनाल और रेड सी वाले उस पर लाना चाहता है, ये अमेरिका के पक्ष में होगा। तीसरी बात, ये युद्ध आगे खींचे, ऑपरेशन आगे खींचे, यस, ये डोनाल्ड ट्रंप मेरे हिसाब से चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आज की डेट में प्रेजेंट की बात करो तो वो हारे हुए नजर आते हैं दुनिया को। और याद रखिए, एमओयू से पहले भी महीनों तक यही का अमेरिका सरेंडर सरेंडर, हार गया, यही एक चलती रही पूरी इंटरनेशनल मीडिया में। हुआ क्या? एमओयू को तोड़ा, दोबारा से अटैक चालू किए, 2 हफ्ते के अटैक में इतना नुकसान किया कि आप सब और हम सब जानते हैं। इसके अलावा एक और जुड़ी हुई बात है यहां से, देखिए, बाबल मंदब में इंटरेस्ट जुड़ते हैं तुर्की के, इंटरेस्ट जुड़ते हैं चीन के, भारत तो है ही, पूरा यूरोप के साथ साथ, और इतने जब ये वाइड स्पेक्ट्रम को जब फैलाएंगे तो जाहिर सी बात है ये अमेरिका के फेवर में जाएगा। अमेरिका इसको अगर नवंबर तक खींच भी दे, नवंबर बोल रहा हूं मैं, भी कई महीने हैं, नवंबर तक खींच दे तो उसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि अगर ऑपरेशन चलता भी रहा तो उस टाइम तक ट्रंप साहब ये दिखाएंगे कि एटलीस्ट मैं हारा नहीं हूं, एटलीस्ट हारा नहीं हूं, अगर जीता भी नहीं हूं तो बात मानिए, बात को, ये लंबे गेम है, लंबी चल रही है। ये ओमान सोमान की बातचीत अगर चल रही है, इसको जिस तरह से हमारे सामने मीडिया में आ रहा है, मुझे नहीं लगता, इसमें रत्ती भर भी जरा सा भी संदेह नहीं है कि ये सफल होगा। जी रितु। इमरान खोखर जी कह रहे हैं कि सफल नहीं होगा, लेकिन अमेरिका के मंसूबे जिनको लेकर अभी तक तो दावे कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जीत चुके हैं वो इस जंग को ऑलरेडी, और ईरान ही घुटनों पर बैठा हुआ है, तैयार है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। तो जी देखिए कि अगर जंग जीत चुके होते तो अपने घर जाइए, आप क्यों यहाँ पर ब्लॉकेट लगा के बैठे हैं? और अगर आपको जीत का कोई सर्टिफिकेट चाहिए, एमओयू उठा के देख लीजिए। एक छोटी सी शर्त को छोड़कर सारी शर्तें आपने ईरान की मान ली। ये बात आपने ठीक कही कि जल्दबाजी में वो एमओयू साइन हुआ, बाद में जब ये एहसास होता है कि यार हम तो अब गलत जगह उलझ गए हैं, तो आप एक मौके का इंतजार कर रहे थे कि उसे एक मौका मिलेगा और ये एमओयू हम लोग तोड़ देंगे। देखिए, कुल मिलाकर ये है, हम लोग पिछले लंबे वक्त से ये डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं, अमेरिका को जो पेट्रो डॉलर्स की सबसे ज्यादा ताकत उसकी इकोनॉमी को थी, अगर ये हॉर्मुज क्लोज रहेगा या हॉर्मुज को डोमिनेट ईरान करेगा तो वो चाइना को सपोर्ट करेगा युआन में और रशिया को करेगा, तब अमेरिका के लिए, इकोनॉमी के लिए खतरे की घंटी ये लोग तैयार करेंगे। और रही बात, आपने जो लास्ट कमेंट मेरा लास्ट क्लोज किया था कि ईरान के पास सब न्यूक्लियर पावर हो जाएगा, तो जिन 9 लोगों के पास न्यूक्लियर पावर पहले से है, और अगर ईरान के पास क्यों नहीं होना चाहिए? वाई ईरान शुड नॉट हैव ए न्यूक्लियर पावर? भाई, अगर दूसरों के पास है तो उनके पास भी होना चाहिए। और अगर जिसने उसका सबसे ज्यादा बेजा इस्तेमाल किया है वो तो यूएसए है, आप पूछिए इनसे। तो इररिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात आएगी, तो इररिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूक्लियर, आज तक जो दुनिया के इतिहास में रहे वो अमेरिकी रहे। तो ये सारा एक अमेरिकी प्रोपेगेंडा है, और ये सारा प्रोपेगेंडा लेकर ये न्यूक्लियर नवंबर 2026 में मिड टर्म इलेक्शन में जाना चाहते हैं, और अपनी प्रजा को, अपनी ऑडियंस को, अपने देशवासियों को एक झूठ परोसना चाहते हैं कि वी हैव वॉर इन ईरान वॉर, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। अगर आप जीतते तो पूरी दुनिया के अंदर वो आप कप लेकर घूम रहे थे, विक्ट्री ट्रॉफी,
लेकिन अमेरिका परेशान है, लेकिन इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। अमेरिकी की जो इकोनॉमी के अंदर जो बिग बॉस बने बैठे हैं, वो बैकडोर से पूरी दुनिया के अंदर से पैसा कमा रहे हैं। परेशान जो हो रही है वो अमेरिकी जनता हो रही है, बेवकूफ अमेरिकी जनता बन रही है। पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस है, सिंगल आदमी की वजह से, वो है डोनाल्ड ट्रंप। और ईरान किसी से लड़ने नहीं गया था, ईरान को अपना अधिकार है सेल्फ डिफेंस का। ईरान पर हमला होगा, ईरान विल रिटेलिएट, ईरान पे डिफेंस है। सेल्फ डिफेंस इसे कहते हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपने काबू में कर लीजिए, और वो सेल्फ डिफेंस का एक एंगल दिखेगा क्या इमरान खोखर? थोड़ा सा समझ आता है कि ठीक है आप जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि दुनिया भर को आप खड़े कर देंगे उस रेडार में। रितु जी 13,000 स्ट्राइक मेरे देश, एक हिंदुस्तान के एक देश के ऊपर आप कर दें और आप वो आदमी रिटेलिएट भी ना करें। रिटेलिएट कैसे करेगा? रिटेलिएट जिस देश ने किया हमला उसके ऊपर करेगा कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर करेगा? तो ये जो दूसरे जितने देश हैं जो अमेरिकी नवाज बने हुए, अमेरिकी गुलाम हैं, जो गल्फ के जीसीसी कंट्रीज हैं, अगर वो वहां पर ब्लॉक नहीं करेगा तो वो लोग सपोर्ट करते हैं। अमेरिका, ईरान ने अभी तक किसी भी रेसिडेंशियल इलाके पे हमला नहीं किया है पिछले 6 महीने में। अमेरिकी बेस के अलावा कहीं पर भी रिटेलिएट नहीं किया गया है। अदरवाइज ये सिर्फ होता तो जीसीसी कंट्री की जो जनता है वो ईरान के खिलाफ होती, लेकिन जीसीसी कंट्री की जनता आज ईरान के सपोर्ट में, जीसीसी छोड़िए पूरी दुनिया ईरान के सपोर्ट में है, और वो ये चाहती है कि आपने गलत तरीके से दैट इज ओके, सपोर्ट में दैट इज ओके, बट वो सिंपैथी की तरह सपोर्ट दिख रहा है। अभी वो फेवर में नहीं है कि हॉर्मुज आप ब्लॉक कर दीजिए एंड इट्स ओके। अजिताभ सर, इफ आई एम करेक्ट। बिल्कुल, देखिए ईरान की आवाम को जो परेशानियां हो रही हैं, जो सैनिकों को या सैलरी नहीं मिल पा रही है, वहां पे इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया है, वहां पे एक तरह से खाने की चीजों की कमी हो रही है, इसको ईरान नहीं नकार सकता। ईरान अपनी आवाम को अगर इसी तरह से नकारता रहा तो ईरान की दुर्गति नहीं होते देर लगेगी। इसलिए ईरान को अपनी जिद छोड़नी चाहिए। हॉर्मुज की बात है, बिल्कुल सही है कि अमेरिका के जो वहां पे ठिकाने हैं वहां से अटैक हुआ है और ये गलत हुआ है, लेकिन ईरान ऐसा भी नहीं कर सकता कि पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले ले और वहां की जो ऊर्जा संकट है या इकोनॉमी को इस तरह से बर्बाद होते दे। ईरान को भी कहीं ना कहीं, नो डाउट, ईरान को बहुत अमेरिका ने सताया है, बर्बादी की है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन दुनिया के और दुनिया की आवाम की भी कद्र होनी चाहिए, नहीं तो ईरान भी सिंपैथी अपने आवाम की और दुनिया के आवाम की भी धीरे धीरे खोएगा अगर इस तरह से बढ़ता रहा। और राष्ट्रपति ट्रंप तो खुद वो ऐसी दलदल में फंस गए हैं कि निकलने में और ज्यादा अंदर जा रहे हैं, ये ऑब्वियस है, इसमें कोई दो मत नहीं है। उनके पास अब बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, नहीं तो वो अटैक करते, लेकिन वो अटैक कैसे करेंगे? उनके पास इंटरसेप्टर नहीं है, ईरान उनको छोड़ेगा नहीं, छोटे छोटे अटैक तो वो करता ही रहेगा। तो आपको लग रहा है कि ईरान अभी पैरों पर झुकने भी वाला है ट्रंप के? लास्ट 10 सेकेंड अजिताभ सर। देखिए, अब मैं ये कह रहा हूं कि वो अमेरिका के पास ऑप्शंस कम है, उन्हें आगे आके एक कंप्रोमाइज फार्मूला निकालना पड़ेगा, क्योंकि IRGC को भी इतना मजबूत होने में कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ट्रंप की बहुत बड़ी उनकी नीतियों की खामियां रही हैं। इस वजह से IRGC इतना मजबूत एनालाइज नहीं कर पाए, रीड नहीं कर पाए, ईरान को ढंग से समझ नहीं पाए, वक्त नहीं लिया और एनालाइज नहीं किया, जिसका नतीजा ये है कि अभी अदना सदेश अब डोनाल्ड ट्रंप की साख को सीधे क्वेश्चन कर रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।